हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता यादव। वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंगिक विषमता, जिसे आप जेंडर इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। लिंग एक जैविक तथ्य है। जैविक तथ्य का अर्थ है कि जन्म के समय शिशु लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है। ये क्या है? ये एक जैविक कारणों की वजह से होता है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर अगर समाज किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक विषमता कहते हैं। अब देखो, जैसे हमने देखा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ये क्या है? ये एक जैविक तथ्य है। ठीक। लेकिन समाज के जो लोग हैं वो इन सब चीजों में क्या है, इनको समझते नहीं है और इसमें भेदभाव शुरू कर देते हैं। तो इस भेदभाव को हम क्या कहते हैं? हम लैंगिक विषमता कहते हैं, जिसे जेंडर इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। लड़का या लड़की होना तो एक जैविक तथ्य है, परंतु इनमें से किसी एक को ऊंचा या नीचा स्थान देना एक सामाजिक तथ्य है। जैसा हमने अभी जाना कि जब बच्चा ने जन्म लिया तो वो लड़का है या लड़की है, ये क्या है? एक जैविक तथ्य है। ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी समाज क्या करता है कि एक को ऊंचा स्थान देता है और उसे दूसरे को नीचा स्थान देता है। तो ये क्या है? ये एक सामाजिक तथ्य है। इसमें जैविक प्रक्रिया का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सामाजिक तथ्य है। क्यों? क्योंकि इसे समाज करता है। सभी समाजों में जन्म के समय ही लिंग के साथ भेदभाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक हैं, इसलिए उनमें लड़के को लड़की से ऊंचा स्थान दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि लड़के के जन्म पर अधिकांश लोग खुशियां मनाते हैं तथा दावतें देते हैं, जबकि लड़की के जन्म पर ऐसा बहुत कम किया जाता है। देखिए, ऐसा होता हर तरीके के समाज में है, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा होता है। ठीक है। कहीं कम कहीं ज्यादा होने का एक बहुत बड़ा बड़ा कारण ये है कि आज का जो समाज है ये क्या है? एक पढ़ा लिखा समाज है, समझदार समाज है। आज फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी कम है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गई है ये हम नहीं कह सकते, है ना। आज भी हर समाज में ये सब चीजें देखी जाती हैं कि जब कहीं किसी के घर में लड़का होता है तो लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, पार्टीज देते हैं। लेकिन जब लड़की होती है तो उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती, है ना। दावतें नहीं की जाती हैं, अगर की भी जाती हैं तो उस लेवल की नहीं की जाती जैसे कि लड़का होने में की जाती हैं। यह लैंगिक विषमता एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य बन चुकी है, क्योंकि प्रत्येक समाज में इसका कोई ना कोई रूप देखा जा सकता है। पितृसत्तात्मक समाजों में लड़के को ऊंचा माना जाता है तथा मातृसत्तात्मक परिवारों में लड़की को लड़के से ऊंचा माना जाता है, ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो देखो, जो हमारे समाज हैं, ठीक है, उसमें ज्यादातर तो पितृसत्तात्मक ही समाज है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां मातृसत्तात्मक है, जैसे कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। तो ऐसे परिवारों में, मातृसत्तात्मक परिवारों में क्या है कि वहां लड़के को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी में पितृसत्तात्मक समाज ही ज्यादा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि न सिर्फ भारत में, बल्कि ये जो तथ्य है ये एक सार्वभौमिक तथ्य है, लाइक पूरे विश्व में ये चीज है कि लड़कों को लड़कियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। भारत में लैंगिक विषमता के सामाजिक पहलू। लैंगिक विषमता सर्वप्रथम सामाजिक पहलुओं में ही परिलक्षित होती है। सामाजिक पहलुओं में पाई जाने वाली लैंगिक विषमता को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नंबर एक, लिंग भेदभाव। लैंगिक विषमता लिंग भेदभाव को जन्म देती है। उदाहरण, भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए इसमें पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है तथा पुरुषों एवं महिलाओं के आदर्शों में काफी अंतर पाया जाता है। जन्म से ही लड़के तथा लड़की में अंतर किया जाने लगता है। लड़के के जन्म पर खुशी मनाई जाती है तथा दावतें दी जाती हैं। तो जैसा हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है ना। फिर भी
भारत में इसे थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, और ये हर तरीके के समाज में पाई गई है, ये भी हमने पढ़ा। और क्योंकि हम बात करें ये जन्म से ही हो गई। अब जन्म से कैसे शुरू हुई कि जन्म हुआ तो क्या हुआ कि अगर लड़का होता है तो खुशी थोड़ी ज्यादा मनाई जाती है, और लड़की होती है तो उसकी खुशी थोड़ी सी कम मनाई जाती है। तो यानी कि हमने इस जेंडर इनइक्वालिटी को बच्चे के जन्म से ही शुरू कर दिया, हमने मतलब समाज ने। लड़की के जन्म पर ऐसा नहीं किया जाता, साथ ही लड़के तथा लड़की के पालन पोषण के तौर तरीके में भी काफी अंतर हो जाता है, वो भी बहुत भिन्न हो जाते हैं। सामान्यतः लड़के को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है तथा उसकी शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष बल दिया जाता है। तो क्या होता है कि देखो, अभी पार्टीज की बात हो रही थी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब से ही हमने जो है, समाज ने जो है इस तरीके का भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी के बेसिस पे भेदभाव शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, अभी जन्म हुआ उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके पालन पोषण में भी, के तौर तरीकों में भी काफी हद तक भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पे लड़कियों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम कुछ ऐसे इलाकों में जाएं जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल की, है ना, तो वहां पे क्या है कि थोड़ा बहुत अंतर हर जगह आ जाता है। जैसे अगर पढ़ाई की बात है और लड़का अगर पढ़ने के लिए कहीं भी जाना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, उसको कितना भी, वो जितना पढ़ना चाहता है घर वाले उसे पढ़ाते हैं। लेकिन अगर बात लड़की की होती है तो 100 चीजें आती हैं। जो पढ़े लिखे भी पेरेंट्स हैं, जो सब चीजें समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लाइक हमने अपने बच्चे को, लड़की को कहीं भेजा तो लड़की को अकेला भेजना सही होगा या नहीं होगा, वहां पे वो सिक्योरिटी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को सोच के हम क्या करते हैं कि लड़कियों के जो उनका जो पालन पोषण है वो लड़कों से अलग हो जाता है, वहां पे हम लड़कियों के साथ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं पढ़े लिखे समाज की। लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज्यादा इन सब चीजों को समझता ही नहीं है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, वो तो क्या करते हैं, वो तो सीधा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस लड़के को पढ़ाना है। लड़की को क्या करना है, उसे तो शादी करनी है आगे जाके, और लड़का जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लड़की को पराया धन माना जाता है, इसलिए उसकी शिक्षा एवं रोजगार पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उसे गृहस्थी के कार्य में निपुण बनाने का प्रयास किया जाता है। यह लिंग भेदभाव लड़के लड़की तक ही सीमित नहीं है, अपितु माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि की स्थिति एवं भूमिकाओं में भी स्पष्टता देखा जा सकता है। यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं लड़के लड़की, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो घर में बच्चा पैदा हुआ है सिर्फ अब यही बच्चा आगे जाके, अब ये बच्चा किसी का भाई भी है, किसी की बहन भी है, फिर आगे गए पति पत्नी बन गए, है ना, जब घर में शादी से पहले भाई बहन भी हैं। तो क्या है कि हर स्थिति में अगर आप हम बात करें माता पिता की, तो क्या होता है कि घर में ज्यादा होल्ड किसका, ज्यादा किसकी बात मानी जाती है, पिता की बात ज्यादा मानी जाती है, माता की बात को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पति पत्नी की अगर बात करें तो क्या होता है कि पति की ज्यादा चलती है, पत्नी की इतनी नहीं चलती है। किसी भी बात में कोई डिसीजन लेना है तो जो पति का डिसीजन है वही आखिरी डिसीजन माना जाता है, पत्नी के डिसीजन को आखिरी डिसीजन नहीं माना जाता। भाई बहन में भी भाइयों की ज्यादा चलती है, बहनों की नहीं। अगर भाई को कहीं जाना है तो वो किसी भी समय जा सकता है, लेकिन बहन को अगर कहीं जाना है तो क्या पूरी फैमिली बैठ के डिसाइड करेगी जाना है या नहीं जाना है। लेकिन भाई के साथ ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर जगह देखने के लिए मिलती हैं, हर रिश्तों में मिलती हैं। लाइक कोई भी रिश्ता है, कोई भी पद है, अगर वहां लड़का है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और लड़की है तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गई। यौन शोषण, दूसरा नंबर आ जाता है यौन शोषण का। यौन शोषण लैंगिक विषमता का एक अन्य रूप है, इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं की प्रमुख समस्या उनका यौन शोषण एवं उत्पीड़न है। वैसे तो यौन शोषण केवल भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं है, अपितु संसार के सभी देशों में पाया जाता है। फिर भी भारतीय समाज की प्रकृति को सामने रखते हुए यह महिलाओं की प्रमुख समस्या कही जा सकती है।
तो देखिए जो यौन शोषण होता है वो भी क्या है, लड़कियों को उसका ज्यादा, लड़कियां उस चीज का ज्यादा शिकार होती हैं, लड़कों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये सिर्फ हमारे भारत की ही समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। विश्व के हर देश में ये चीजें देखी जाती हैं, हाँ भारत में थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वो भारत के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। यह यौन शोषण छेड़छाड़ से लेकर वैश्यावृत्ति तक के रूप में देखा जा सकता है। आज विज्ञापनों में अर्धनग्न महिलाएं इस प्रकार से दिखाई जाती हैं जैसे कि उनकी देह एक प्रदर्शन की वस्तु हो। तो आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो यौन शोषण है वो जो ईव टीजिंग होती है, जैसे कहीं लड़की कहीं जा रही है तो लड़के उसको छेड़ते हैं, कुछ भी तानाकशी एंड ऑल। तो ये सब भी क्या है, ये भी यौन शोषण का ही एक पार्ट है, जो बेसिकली किसे झेलना पड़ता है, लड़कियों को झेलना पड़ता है, लड़कों को नहीं झेलना पड़ता। फिर वैश्यावृत्ति, तो ये भी, यहाँ पे भी इन सब चीजों में भी लड़कियों को ही झेलना पड़ता है। मतलब जबरदस्ती, बहला फुसला के, किडनैप करके, किसी भी तरीके से लड़कियों को इस तरीके के कामों में धकेल दिया जाता है। फिर आपके जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में भी आप अगर देखेंगे तो क्या है कि लड़कियों को जो उनके जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, है ना। तो वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं, वो मतलब लड़की को एक तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि वो क्या है, वो कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये सब क्या है, ये भी एक तरीके का शोषण है ना। आप अगर रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, इन सब में आप देखेंगे जो बुक्स होती हैं, बुक स्टोर होते हैं, वहां पे भी आप देखो लड़कियों के अजीब अजीब से पिक्चर्स उनमें रख देंगे सो दैट उनकी जो बुक्स हैं वो ज्यादा बिके। फिर जैसे आपने देखा कैबरे डांसर, जो होटल्स में, बार्स में जो डांस एंड ऑल ये होता है, ये भी क्या है, ये भी यौन शोषण ही है। तो ये सब क्या है, ये हमारे भारत में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। और जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी ये सब चीजें होती हैं। तीसरा पॉइंट इसका आ जाता है अशिक्षा। लैंगिक विषमता महिलाओं को साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़ा बना देती है। भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि अंग्रेजी शासनकाल में तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस ओर काफी ध्यान दिया गया है, फिर भी महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कहीं कम है। तो देखिए अभी जैसा हमने पहले पिछले दो पॉइंट्स में पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ये जो डिफरेंसेस हैं ये शुरू हो जाते हैं। और हमने एजुकेशन पे भी बात करी थी कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि लड़कों के एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए क्या होता है कि लड़कियां जो है वो अशिक्षित रह जाती हैं, अशिक्षित रह जाती हैं, समाज पिछड़ जाता है, लड़कियां पिछड़ेंगी तो समाज भी पिछड़ेगा, क्योंकि लड़कियां समाज का ही अंग हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों के लिए यह है 82.14% तथा स्त्रियों के लिए 65.46% थी। तो टोटल भारत की जो साक्षरता दर थी वो क्या थी, 74.04%। इस 74.04% में से 82.14% जो था वो लड़कों का था, और लड़कियों का कितना था, सिर्फ 65.46%। तो इस चीज से भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में लड़कियों शिक्षा की दृष्टि से कितना ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनको शिक्षा जिस तरह देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि लड़कियों को पराया धन माना जाता है तथा विवाह ही उनके लिए एक आदर्श माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सी लड़कियां जो शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेती हैं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या है कि कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो एजुकेटेड हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लड़के लड़कियों की शिक्षा में कोई फर्क नहीं करते। लेकिन क्या हुआ कि लड़की ने एडमिशन लिया, ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ लड़की के लिए शादी ही सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है।
तो बेशक उसकी पढ़ाई कैसे भी चल रही है, रिश्ता आया तो क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, वो अपने बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई को बीच में रुकवा देते हैं। ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, ससुराल वाले आपको आगे पढ़ाई करवाएंगे, और बीच में उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये क्या, ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी पढ़ाई रुक जाती है। बेशक पहले तो जो ये कमिट करते हैं कि शादी के बाद भी पढ़ाई करवाएंगे, पहली चीज तो बहुत कम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। दूसरा, अगर करते भी हैं तो शादी के बाद लड़की के ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती जितना उसे देना चाहिए। तो क्या हुआ, बेसिकली वो पढ़ाई में पीछे रह गई, पिछड़ गई वो। अज्ञानता एवं अंधविश्वास। देखो, अज्ञानता और अंधविश्वास, अभी हमने एजुकेशन की बात करी 2-3 पॉइंट्स में। तो अब जब वो जो लड़की है, उसको शुरू से ही उसकी शिक्षा पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, वो ठीक से नहीं पढ़ी, तो उसमें क्या है, अब वो अशिक्षित है। अशिक्षित होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अंधविश्वास की तरफ लड़कियां चली जाती हैं। अंधविश्वास में जाकर क्या करती हैं, ये जो ढोंगी तांत्रिक होते हैं, साधु वाधु, पीर फकीर पंडित, इन सब के चक्करों में आ जाती हैं। ठीक है, और ये लोग उनका कई तरीके से शोषण करते हैं। कुछ कुछ ये जो ढोंगी साधु तांत्रिक होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। लाइक कि उनको बोलेंगे कि तुम्हारे परिवार पे ये विपत्ति आ गई है, वो विपत्ति आ गई है, ये ग्रह खराब हो गया है, कृपा रुकी हुई है, पूजा करनी पड़ेगी, और इस ये सब बातें बोल के उनका आर्थिक शोषण करते हैं। ठीक है, उनसे काफी सारे पैसे ऐंठ लेते हैं। और कुछ लोग तो मतलब इस ये जो ढोंगी साधु तांत्रिक हैं, ये क्या करते हैं, कुछ तो सिर्फ पैसे का ही शोषण करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन लड़कियों का, इन औरतों का, महिलाओं का यौन शोषण भी करते हैं। इस तरीके के काफी सारे केसेस सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो ही सिर्फ पंडित साधुओं की बात, तांत्रिकों की बात। अब क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं अंधविश्वास में और भी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, जैसे कि तरह तरह के व्रत। आप अगर ध्यान से देखिए तो सारे व्रत सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रखती हैं। कभी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत, कभी ये व्रत, कभी वो व्रत। लेकिन क्या लड़के भी इस तरीके के कोई व्रत रखते हैं? ये सारी चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों बनी है, लड़कों के लिए क्यों नहीं बनी? और अगर बनी भी है तो कितने लड़के इन्हें फॉलो करते हैं? नहीं करते, बहुत कम। वो क्या करते हैं कि हाँ, हम मन से भगवान को मानते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हम ये सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ मन से मानते हैं, पूजा करते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, उनकी पूजा हो गई। और एक्चुअली यही सही है। लेकिन लड़कियां 100 तरह के व्रत रखेंगी, उपवास रखेंगी, क्यों? इसी अंधविश्वास और अज्ञानता की वजह से। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भगवान की पूजा करना गलत है, लेकिन अंध आप आस्था में से कीजिए, लेकिन अंधविश्वास में आके इस तरीके के व्रत उपवास करना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों होते हैं, लड़कों के लिए क्यों नहीं होते? कभी इस बात को भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कुपोषण। कुपोषण का पॉइंट क्या कहता है? कुपोषण का पॉइंट कहता है, हम्म तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कुपोषण। सॉरी, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी पहले। तो कुपोषण, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जन्म से ही लड़के और लड़की की परवरिश में फर्क करने लगते हैं घर वाले, समाज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुपोषण कैसे आया? कुपोषण ऐसे आया, पढ़े लिखे परिवारों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लड़के और लड़की के खान पान में भी फर्क किया जाता है। देखो, अब ये जो फर्क है,
बहुत सारी लड़कियां तो मतलब ये फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम में इतना ज्यादा आ चुका है कि हम खुद लड़की होकर हम खुद अपने साथ ये फर्क करते हैं। सपोज अगर घर में मतलब दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो पति पत्नी है, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन बात ये कि घर में दो लोग हैं, उनमें से एक लड़का है एक लड़की है, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं वो, और एक ग्लास दूध है, तो क्या होगा कि वो जो दूध है ना, वो जो लड़की खुद है, कोई समाज का तो छोड़ो, वो लड़की खुद भी उसके अंदर क्या बैठ चुका है कि हाँ जो लड़का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लड़कियां होंगी जो सोचेंगी एक ग्लास दूध है, चलो इसको आधा आधा ग्लास दोनों पी लेते हैं। मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं कि अच्छा एक ग्लास दूध है तो ठीक है, अगर भाई बहन है तो कहेगी कि चलो मेरा भाई है मैं उसको दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? जो लड़की जो बहन है उसके शरीर को जरूरत नहीं है दूध की, उसको शक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ भाई को ही चाहिए। लेकिन ये चीज हम में इतनी ज्यादा बैठ चुकी है, इसे हम अपना धर्म अपना प्यार सब इसी तरीके से दिखाते हैं कि छप मैं रहने देती हूँ पूरा उसे दे देती हूँ। अगर पति पत्नी है तो पत्नी भी क्या करेगी, वो अपने पति को दे देगी। अगर कोई दूध है या कोई भी चीज है जो थोड़ी अगर कम है, तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि चलो दोनों बराबर बराबर बांट के खा लेते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सारा उसको दे दो, या तो पति को दे दो, या तो भाई जो भी है उसे दे दो। तो ये तो वही सिर्फ हमारी अपनी बातें, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अभी समाज की, तो अगर जो समाज है, जो आपके माता पिता हैं या जो घर के और लोग हैं जो एक्चुअली ये सब चीजें सर्व कर रहे हैं आपको, तो उनमें बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि जो भी अच्छी चीजें हैं वो अगर कम है तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस लड़के को दिया जाता है, लड़की को नहीं मिलता। और अगर कम नहीं है तब भी ये देखा जाता है कि हाँ ये लड़का है, इसे बाहर जाना है, इसे दुनिया में बैठना है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। लड़की को क्या है, उसको कुछ जरूरत नहीं है सब चीजों की, तो उसे दिया जाता है बट थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो ये क्या है, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये सब चीजें हर जगह नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ जगह होती हैं जहां लोग अशिक्षित हैं, उन जगहों पे इस तरीके के काम होते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं तब भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह आज भी ऐसी हैं जहां वाकई ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जब शुरू से चलती आ रही हैं, जब वो बच्चा है तब से ही वो सब कुछ चलता आ रहा है, तो धीरे 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 क्या होगा, जब तक वो लड़की बड़ी होगी तो वो क्या है, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी। जब उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, लड़कियां जब बूढ़े होने लगते हैं तो क्या है कि लड़कियां जो हैं उनको ज्यादा बीमारियां घेरने लगती हैं, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनके ऊपर कम ध्यान दिया गया है लड़कों की तुलना में। इनफैक्ट जब वो खुद भी अगर कुछ करती हैं तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस खुद को ना देके या तो अपने बेटे को, या तो अपने भाई को, या अपने पति को, या अपने पिता को, इनको देती हैं, अपने आप को हमेशा कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देती। और कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि जब पूरा परिवार खा लेता है उसके बाद ही जो घर की महिलाएं हैं वो खाना खाती हैं। और अगर खाना कम हुआ है तो उन्हें या तो बचा कुचा, या फिर खाना खत्म हो गया है तो उनको बासी खाना भी खाना पड़ता है। तो इस वजह से महिलाएं जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कुछ जगह ऐसा है कि छोटेपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अब छोटेपन में शादी हो गई तो छोटेपन में ही वो क्या है, छोटी उम्र में ही वो माँ बन गई। माँ बन गई ना तो वो खुद अपना ध्यान रख पाएंगी क्योंकि उनकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, उनको सारी चीजों की समझ नहीं है, और ना ही समाज का कोई दूसरा इंसान उनकी इतना ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो लड़की है, उनको इन सब चीजों ध्यान की जरूरत ही नहीं है कोई। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से भी जो महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। समाज भी उनकी सेहत का ज्यादा ध्यान नहीं रखता, और खुद भी वो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस देती ही नहीं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दहेज। दहेज की समस्या। दहेज की जो समस्या है वो तो हमारे समाज में इतना ज्यादा है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप अशिक्षित हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, कैसी भी सोसाइटी से क्यों ना हो, ये जो दहेज की बीमारी है ये हर जगह फैली ही है। अगर कुछ देखो, कोई भी चीज है, वो जो हम कहते हैं ना हर जगह, तो हर जगह में थोड़े बहुत कुछ छूट जाता है। हाँ,
क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ऐसे ही बाकी सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन 99% समाज आज भी दहेज के पीछे पागल है। आज खुल के नहीं कहते तो दूसरी तरीके से कह देते हैं कि आप अपनी लड़की के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब किसी भी तरीके से उनको दहेज तो चाहिए ही चाहिए। और जो लड़कियां दहेज नहीं लाती हैं उनको क्या है, समाज में, ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज के दौर में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि लड़कियां अगर दहेज नहीं लाई हैं या कम लाई हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं। और कई जगह तो ये भी होता है कि अगर दहेज कम है या नहीं है तो क्या है, लड़कों की, उनके पति की, उनको घर से निकाल के उनके पति की दूसरी शादी कराने पे तुल जाते हैं उनके घर वाले, मतलब लड़के के घर वाले। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाती हैं समाज में हर जगह। तो ये सब। दूसरा, दहेज के जहाँ एक ये प्रॉब्लम है कि दहेज अगर नहीं मिला या कम लेकर आई है लड़की तो उसको प्रॉब्लम है, सहनी पड़ती है, उसको ताने सुनने पड़ते हैं। उसके साथ साथ दहेज का एक और भी दूसरा भी रूप सामने आता है, वो ये आता है कि दहेज लेने की वजह से कई बार घर वाले जो हैं अपने बच्चों के बेमेल शादियां करा देते हैं, है ना। कई बार बेमेल शादियां करा देते हैं, जैसे 1% की लड़का जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत हैंडसम है, बहुत बढ़िया जॉब करता है, एंड सपोज लड़की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक, लड़का बहुत हैंडसम है, लड़की देखने में अच्छी नहीं है, तो लेकिन वहां से दहेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये सोच के कई बार क्या है कि घर वाले बेमेल शादी करा देते हैं कि कोई बात नहीं, देखने में अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, दहेज तो मिल रहा है, उस लड़की का जो परिवार है, जो खानदान है वो बहुत ऊंचा है, शक्ल सूरत से क्या करना होता है। लेकिन जब वो जो दो लोग साथ रहते हैं तो कई बार ये बेमेल शादियां उनको जीवन भर परेशानी देती हैं। ठीक है, तो उनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा संघर्ष में हो जाता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं दहेज की वजह से। तो ये जो दहेज की प्रॉब्लम है ये भी ज्यादातर लड़कियां ही इनको फेस करती हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि दहेज की वजह से किसी लड़के को मार पिटाई सहनी पड़ी हो, हाँ लड़की को सहनी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेंडर इनइक्वालिटी का एक और पॉइंट था, दहेज। वैधव्य की समस्या। वैधव्य की समस्या मतलब जो लड़कियां जो विधवा हो जाती हैं। अब समाज में देखो, विधुर भी हो सकता है कोई, विधवा भी हो सकता है। अब सपोज 1% कोई लड़का, गॉड फॉरबिड कोई लड़का विधुर हो जाता है, तो पूरा समाज और उसके घर वाले एकदम कहते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, घर वाले एकदम क्या बोलते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा दो। लेकिन अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है, गॉड फॉरबिड, तो क्या होता है कि उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो चाहे उसका हस्बैंड किसी भी रीजन से उसकी डेथ हुई हो, लेकिन उस लड़की को ऐसी नजरों से देखता है समाज की, पता नहीं इसने क्या कर दिया। मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बैड लक है, इसकी वजह से हमारा लड़का मर गया। ठीक है, चलिए ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज क्या होती है कि वो, जब कोई लड़की विधवा हो जाती है तो एक तो उसका पुनर्विवाह की कोई बात नहीं करता, करते हैं अगर कुछ लोग करेंगे तो जितने लोग कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं, जबकि लड़के के केस में ऐसा नहीं होता। दूसरा, कि उस लड़की को बहुत सी आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है ना। एक तो अपमानजनक जीवन उसको जीना पड़ता है, एक तो वो अकेली है, आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। अब क्या है, क्योंकि वो शुरू से अशिक्षित रही है ना, तो या अगर अशिक्षित नहीं है तो उसने अपनी पढ़ाई उस तरह से नहीं करी जितनी कि उसके पति ने करी थी। तो अब अगर वो पहले तो उसका जॉब करने जाना वही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर वाले ना तो उसका दूसरा शादी करने के बारे में बात करते हैं घर वाले और समाज, और ना ही उसके काम करने को लाइक अच्छा मानते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसका जीवन ऑलरेडी अकेला है। ठीक, तो नीरस है, अपमानजनक है, क्यों, क्योंकि लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। उसकी शादी भी नहीं है, और ना सिर्फ इतना, बल्कि ऐसी औरतों को, जिन जो विधवाएं जो हैं उनको अपशगुन भी माना जाता है, उनको अपशगुनी कहते हैं कुछ लोग। तो जो भी शुभ अवसर होते हैं उनपे उनका जाना
मना करते हैं, कहते हैं कि अगर ये वहां पे जाएगी तो जो है जो शुभ काम है उसमें बाधाएं आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं जो आप वैधव्य की समस्याओं में गिन सकते हैं। विवाह विच्छेद, लैंगिक विषमता की परिणति विवाह विच्छेद में भी होती है। उदाहरणतः भारत में परंपरागत रूप से पुरुषों को अपनी पत्नियों को तलाक देने का अधिकार है। देखिए, जो तलाक का अधिकार है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ पुरुषों को ही है, महिलाओं को नहीं है। महिलाएं सिर्फ तलाक ले सकती हैं, मतलब दे मींस वो या तो मांग, देखो अगर हमारे कोर्ट में ना सिर्फ आदमियों को ही ये अधिकार है कि वो ही तलाक देगा। ठीक है, अगर उसने मना कर दिया या कुछ ऐसा हुआ तो अगर हस्बैंड नहीं माना तो क्या है कि तलाक नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजों में हस्बैंड को प्रायोरिटीज देता है हमारा कानून तलाक के केसेस में। तो हम बात कर रहे थे, देखो ये तो कानून की बात हुई कि हमारे कानून में भी हस्बैंड्स को ज्यादा राइट हैं। फीमेल्स को कितने राइट हैं? सिर्फ इतने राइट हैं कि वो अपने पालन पोषण के लिए, अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उस जो भी उनका हस्बैंड है जिससे वो डिवोर्स लेना चाहती हैं उससे एक एलिमनी मांग सकती हैं। लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो पूरी जिंदगी उसको डिवोर्स नहीं देगा। ये तो हुई आज की चीज है। खैर आजकल तो कानून में फिर भी थोड़ी काफी कुछ बेटर हो गया है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में कहा गया है यदि कोई महिला शराब पीती है, हमेशा पीड़ित रहती है, यानी कि उसकी कोई बीमारी है, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है तथा धन का सर्वनाश करती है, तो पुरुष को उसके जीवित रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। यानी कि मनुस्मृति कहती है कि अगर किसी महिला के संग इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या वो शराब पीती है या वो बीमार रहती है, पैसे की बर्बादी करती है, तो क्या है कि उसके जीवित रहते रहते भी मनुस्मृति कहती है कि उसके पति को दूसरी शादी करने का राइट है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां पुरुषों में भी तो होती हैं। ठीक है, जब पुरुषों में ऐसी स्थिति होती है तो क्या औरतों को भी ये राइट है कि उसका जो पति है वो शराब पीता है, हमें पीड़ित रहता है, बात नहीं मानता, सारा पैसा बर्बाद करता है, तो क्या सेम राइट पुरुषों को, महिलाओं को भी है? नहीं, सेम राइट महिलाओं को नहीं है। ये राइट किसे है? ये सिर्फ आदमियों को है। तलाकशुदा महिला को आज भी समाज में एक कलंक माना जाता है तथा हर कोई व्यक्ति उसी को दोष देता है, चाहे ये सब उसके शराबी जुआरी चरित्रहीन पति के कारण ही क्यों ना हो। लाइक कि अगर जो तलाक है उसमें चाहे सारी गलतियां आदमी की ही क्यों ना हो, लेकिन तभी भी जो हमारा समाज है वो बुरी नजर से किसे देखता है? एक औरत को देखता है। जब एक तलाक होता है किसी शादी में, तो वो दोनों ही तो तलाकशुदा होते हैं। आदमी भी तलाकशुदा होता है, औरत भी तलाकशुदा हुई है। ऐसा थोड़ी ना कि शादी टूटी तो सिर्फ औरत तलाकशुदा हुई है और आदमी जो है वो अभी भी शादीशुदा माना गया है। दोनों तलाकशुदा है, लेकिन हमारा समाज किसको ज्यादा बुरी नजर से देखता है? औरतों को। उसे सब बुरी नजर से देखते हैं तथा आजीविका का कोई साधन न होने के कारण वह यौन शोषण। तो अब क्या है कि देखो, हमने शुरू से देखा कि क्या है कि औरतें शिक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन काफी जगह ऐसा है। तो डिवोर्स के बाद एक तो समाज उनको पहले ही गलत नजर से देख रहा है, दूसरा क्या है कि वो आर्थिक समस्या से भी गुजर रही हैं। तो ऐसे में काफी सारे लोग उनकी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। या तो कहीं वो जॉब करने जाएंगी तो उनको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि पुरुषों को मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको बहला फुसला के जो है वैश्यवृत्ति जैसे कामों में उनको धकेल देते हैं या फिर उनका यौन शोषण किया जाता है। इसमें हमारा लास्ट पॉइंट आता है स्त्रियों के प्रति हिंसा की समस्या।
भारतीय समाज, देखो स्त्रियों के प्रति हिंसा की जो समस्या है वो तो हर जगह देखी जाती है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी। तो ये जो समस्याएं हैं हिंसा की, ये कई तरीके से होती हैं। ये परिवार के अंदर भी होती हैं, या परिवार के बाहर भी होती हैं। जो परिवार के अंदर की समस्या है, हिंसक समस्या है, वो क्या है कि पति द्वारा मार पिटाई की होना। जैसे पति द्वारा मार पिटाई, वो सिर्फ दहेज में भी नहीं है, नॉर्मली भी देखा जाता है कि जब कोई बात हो गई, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई बात हो गई और पति को गुस्सा आ गया तो उसने हाथ उठा दिया अपनी पत्नी पे। अब गुस्सा तो पत्नी को भी आता है ना, वो कितना हाथ उठाती है अपने पति पे, वो तो नहीं ऐसा करती है। तो ये काम स्त्रियों के साथ ही क्यों होता है कि गुस्सा आ गया तो गुस्सा उतारेगा तो अपनी बीवी को मारेगा। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं ये देखी जाती हैं, जो कि स्त्रियों के प्रति हिंसा की समस्या कही जाती हैं। ठीक है, तो घर के अंदर इस तरीके की समस्या। अब घर के बाहर क्या है, जो ये यौन शोषण है उसमें भी कई बार क्या होता है, कुछ जो लड़के होते हैं वो क्या है, वो हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं। ठीक, अगर लड़की उनकी बात नहीं मानती है तो वो हिंसा पर उतर जाते हैं। और काफी जगह उनको लाइक जहाँ वो अपने काम करती हैं वहां पे भी कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि स्त्रियों के प्रति हिंसक प्रवृत्ति अपना ली जाती है। ठीक है, और अगर जैसे छेड़छाड़ हुई या रेप केसेस हुए, अगर जो लड़की है वो इसमें कानून की मदद लेती भी है तो क्या होता है कि जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या है, वो कई तरीके के कानूनी दावपेच का फायदा उठा के क्या करते हैं कि वो बच जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि लड़की का एक तो रेप हो गया, उसने कानून की सहायता लेनी चाहिए, तो उसमें क्या है कि सबको पता भी चल गया, उसके बाद भी वो लड़का बच गया। अब अगर कोई केस चल रहा है तो क्या है कि एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। तो यानी कि अगर लड़का जीत गया तो जाहिर सी बात है कि लड़की हार गई, यानी कि उसको गलत साबित कर दिया गया। तो कितनी ज्यादा उस लड़की को, उसने कितनी ज्यादा हैरेसमेंट सही है उस लड़की ने। ठीक, और कई देश ऐसे, एक ये हिंसा हुई। दूसरी हिंसा क्या है कि काफी जगह आज भी हमारे देश में ऐसा होता है कि लड़ या तो पैदा होने से पहले ही, हालांकि सरकार ने पूरी तरह से रोकथाम लगा दी है इस पे कि जन्म से पहले आप नहीं जान पाएंगे कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का है या लड़की है, इस तरीके के टेस्ट पे रोक लगा दी। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो किसी तरीके से इन सब चीजों का पता लगाकर अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये भी हिंसा में आता है। दूसरा, कई जगह ऐसा भी है कि अगर ये सब नहीं करा पाए, बच्चे का जन्म हो गया, अब आपको पता चला कि वो लड़की हुई है, तो बहुत सारे लोग क्या है कि उन लड़कियों, अपने बच्चों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। अगर लड़का पैदा होता तो रखते, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये भी स्त्रियों के प्रति हिंसा की समस्या में ही गिनी जाती हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 9 पॉइंट्स है। आई होप आपको 9 के 9 पॉइंट समझ में आ गए हो। थैंक यू सो मच। और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को विजिट करें। विजिट तो खैर आप कर ही रहे हैं, तभी मुझको सुन पा रहे हैं। तो प्लीज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं, उन्हें कहें कि वो चैनल को विजिट करें, मे बी उन्हें हमारे चैनल पे अपने लिए कुछ फ्रूटफुल मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।